हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर थर्ड को करिकुलर कोर्स यानी जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है मानव मूल्य एवं पर्यावरण शिक्षा जो कि सभी के लिए है यूजी कोर्स में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। पहले हम इसका सिलेबस जानेंगे, फिर हम इससे संबंधित क्वेश्चन को जानेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो हम इसका सिलेबस जान लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है? यूनिट फर्स्ट में मानवीय मूल्य और उससे का परिचय, मानवीय मूल्य एवं वर्तमान व्यवहार और उसकी समस्याएं, नैतिकता के सिद्धांत, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष एवं आध्यात्मिक मूल्य और उसका परिचय। और यूनिट सेकंड में क्या है? निर्णय में समग्र दृष्टिकोण यानी भगवद गीता या निर्णय लेने की प्रक्रिया और दुविधाओं के माध्यम से चर्चा यानी विपणन एवं फार्मा संगठनों में दुविधाएं। और यूनिट थर्ड में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण। और यूनिट फोर्थ में क्या है? पर्यावरणीय कानून, पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका। यानी इसमें 4 यूनिट हैं जिसे हम एक एक करके जानेंगे। तो आज हम इसमें यूनिट फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके के कैसे प्रश्न आते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या है? यानी अध्यात्म का क्या अर्थ है? अध्यात्म किसे कहते हैं? एक ईश्वर या अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना, वह धर्म जिसे कोई मानता हो या इनमें से कोई नहीं। तो अध्यात्म उसे कहेंगे अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना ही क्या कहलाता है? अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो स्पिरिट्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। यानी स्पिरिट शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसे हम हिंदी में अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के कितने तत्व हैं? तो अध्यात्म के 3 तत्व हैं। निम्न में से कौन आध्यात्मिक मूल्य नहीं है? यानी नहीं है की बात कर रहा है, हमें ये ध्यान रखना होगा। तो है कौन, पहले वो जान लेते हैं। आध्यात्मिक मूल्य में सत्य भी आता है, सद्भाव भी आता है और अहिंसा भी आता है। तो आध्यात्मिक मूल्य क्या नहीं है? यानी आर्थिक लाभ आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से परम मूल्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से परम मूल्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से परम मूल्य है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं बचाव, गरीबी कम करना या उपयुक्त सभी। तो ये क्या है? इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इस तरीके के क्या है प्रश्न आते हैं। तो हम यूनिट फर्स्ट से संबंधित प्रश्न जान लेते हैं। इनमें से अध्यात्म का कौन सा तत्व है? तो अध्यात्म का तत्व यानी रिश्ते भी हैं, मूल्य भी हैं, जीवन का उद्देश्य और ये सभी। यानी इसमें क्या है? सही आंसर इसमें ये सभी है। अध्यात्म ज्ञान किन तत्वों से प्राप्त किया जा सकता है? यानी अध्यात्म ज्ञान किन तत्वों से ज्ञात किया जा सकता है? तो अध्यात्म ज्ञान जो है वो इन सभी तत्वों से ज्ञात किया जा सकता है। यानी ध्यान लगाना और मंत्र का अभ्यास करना, ब्रह्मांड तत्वों का सिद्धांत, यानी ये सभी क्या हैं? इसके अध्यात्म ज्ञान के तत्व हैं। आध्यात्मिक मूल्य कितने होते हैं? तो आध्यात्मिक मूल्य 6 होते हैं। इनमें से कौन सा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है? तो आध्यात्मिक मूल्य क्या नहीं है? नहीं ध्यान रखेंगे तो पहले हम वो जान लेंगे कौन कौन से आध्यात्मिक मूल्य हैं। दया भी आध्यात्मिक मूल्य है, क्षमा भी आध्यात्मिक मूल्य है और करुणा भी आध्यात्मिक मूल्य है। तो क्या नहीं है इसमें? ईर्ष्या आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। इसके बाद इनमें से कौन सा मानवीय मूल्य नहीं है? तो मानवीय मूल्य कौन सा नहीं है? तो हम पहले है जान लेंगे कौन से हैं। ईमानदारी मानवीय मूल्य है, पवित्रता भी है, सत्यनिष्ठा भी है। तो क्या नहीं है? क्रोध नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका क्रोध होगा। इनमें से कौन सी आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं हैं? तो आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं चेतना भी है, बुद्धि तथा कौशल भी है और प्रेरणा एवं शुद्धिकरण है। तो ये सभी क्या है? इसके आध्यात्मिक मूल्य की विशेषताएं हैं। इनमें से कौन सी आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता नहीं है? तो आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता नहीं है तो पहले है जान लेंगे। धर्म में दृढ़ विश्वास भी है, दैवीय भी है, कर्मयोग भी है, हिंसा करना क्या है? इसमें विशेषता नहीं है।
अध्यात्म के प्रति बढ़ती रुचि के प्रमुख कारण कौन से हैं? अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ने के कारण क्या हैं? भौगोलिक गतिशीलता है, अस्थायी नौकरियां हैं, एकल माता पिता परिवार है। इसलिए ये सभी क्या हैं? हमारी अध्यात्म के प्रति बढ़ती रुचि के कारण हैं। CSR का पूर्ण रूप क्या है? तो CSR का पूर्ण रूप है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? CSIR कहते हैं। इसके बाद क्या है? CSR की प्रकृति की क्या विशेषताएं हैं? तो CSR की प्रकृति की विशेषताएं बहुआयामी भी है, ये सकारात्मक अवधारणा भी रखता है, सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता है। तो ये क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। कैरोल का पिरामिड मॉडल किस सन में प्रस्तावित किया गया? तो कैरोल का पिरामिड 1991 में प्रस्तावित किया गया। CSR के स्तर के कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं। CSR में कानून एवं अधिनियमों का पालन का चरण कौन सा है? तो इसमें दूसरा पालन का चरण है। CSR के विकास का चौथा चरण किस सन में प्रारंभ हुआ? 1980 में। कैरोल मॉडल के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर कौन से हैं? तो इसके 4 स्तर हैं परोपकारी और आर्थिक, कानूनी और नैतिक। ये 4 स्तर इसके हैं। ज्ञान हो सकता है, ज्ञान क्या हो सकता है? यानी सीखा और अर्जित। ज्ञान को सीखा जाता है और अर्जित किया जाता है। समाज पर कॉरपोरेट प्रभाव के लिए उद्यमों की क्या जिम्मेदारी है? तो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी है। व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी में शामिल है। तो व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी में समाज द्वारा अपेक्षित फर्म का व्यवहार है। व्यवसायी लोगों के पास हल करने का कौशल क्या है? कुछ सामाजिक समस्याओं को हल करने का कौशल है। पुरस्कार NGO वॉक्स की पहल है। तो क्या है? CSR प्रभाव NGO वॉक्स की पहल है। समाज के प्रति CSR में एक उत्तरदायित्व है, तो पर्यावरण की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व है। 1997 में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर पहल करने वाली भारत की पहली संस्था है CII। कॉरपोरेट प्रशासन का एक रूप है स्वनियमन। नैतिकता की एक शाखा है। तो नैतिकता की क्या शाखा है? इसमें सामाजिक विज्ञान नैतिकता की शाखा है। व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा है। तो व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा नई दिल्ली है। व्यावसायिक नैतिकता का पालन, यानी व्यावसायिक नैतिकता अवधारणा क्या है? ये नई अवधारणा है। व्यावसायिक नैतिकता का पालन किया जाता है। तो व्यावसायिक नैतिकता का पालन विकासशील देशों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विकासशील देशों के द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक नैतिकता का महत्व है कर्मचारियों और शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक नैतिकता का महत्व है। व्यावसायिक नैतिकता की विशेषताएं हैं। तो व्यावसायिक नैतिकता की विशेषता है नैतिक और सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा करता है। कौन सी जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आती है? तो सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत नैतिक जिम्मेदारी आती है। व्यावसायिक नैतिकता है। तो व्यावसायिक नैतिकता क्या है? अनैच्छिक है, यानी ऐच्छिक नहीं है, ये अनैच्छिक है। नैतिकता किसकी एक शाखा है जो मानव आचरण से संबंधित है? तो ये है दर्शन। निष्काम कर्म का अर्थ है अलग भागीदारी से संबंधित कार्यवाही। मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है ग्राहकों को संतुष्ट करना। धर्म की अवधारणा में शामिल है। तो धर्म की अवधारणा में क्या शामिल है? यानी जीने का सही तरीका, डिवाइन लॉ, पथ या धार्मिकता, पंथ या धार्मिकता। तो इसमें क्या है? उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? द। नैतिकता व्यक्तियों के सही कार्यों से संबंधित है। किसने कहा? ये पीटर F. ड्रकर ने कहा था। निम्नलिखित में से एक सिद्धांत व्यावसायिक नैतिकता नहीं है। तो असंतोष का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण कॉर्पोरेट योजना के लिए है? तो इसमें क्या है? ग्राहकों और श्रमिकों की संतुष्टि, योजना बनाना, अनुकूलन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द, यानी सभी है। नैतिकता शब्द का अर्थ है। तो नैतिकता शब्द का अर्थ है मानव स्वभाव को समझना,
किस देश में सामूहिक संस्कृति अधिक है? जापान में सामाजिक संस्कृति अधिक है। नैतिक विकास का दूसरा चरण है तो पारंपरिक है नैतिक विकास का दूसरा चरण। नैतिक तर्क के आवश्यक घटकों की कुल संख्या है तो इसमें 4 है। नैतिकता का यानी जो नैतिकता है, नैतिकता का विज्ञान है तो नैतिकता का विज्ञान है मन का, आचरण का। यानी इसमें नैतिकता का विज्ञान क्या है? आचरण का है, मन का नहीं है। यानी मूल्यों, नीतियों तथा चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण की निश्चितता को कहा जा सकता है तो इसे आचार नीति कहा जा सकता है। नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, इथॉस से लिया गया है। इथॉस का क्या अर्थ है? इथॉस का चरित्र अर्थ है। आचार नीति एक विज्ञान है। आचार नीति कैसी विज्ञान है? एक मानक विज्ञान है। आचार नीति, आचार मतलब आचरण, आचार नीति के सही या गलत होने का निर्माण करती है मानवीय क्रियाएं का। आचार नीति किसको उत्तम मानती है? ये मानक को उत्तम मानती है। कौन सा सिद्धांत मूल्यों तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं? आचार नीति। आचार नीति को समझने के लिए कौन सी 2 योग्यताएं होनी चाहिए? तो भेद करने की क्षमता या निष्ठा होनी चाहिए। आचार नीति नैतिक सिद्धांत का मूल्य है जो क्या है? व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करती है। उपकार का संबंध है, उपकार का संबंध अच्छा करना से है। आचार नीति को कहा जाता है, आचार नीति को क्या कहा जाता है? प्रोत्साहन करना। टाटा सन्स के पहले गैर पारसी अध्यक्ष कौन बने हैं? ये एन चंद्रशेखरन हैं। 1 अक्टूबर 2015 को कोवेंट्री शहर द्वारा किस भारतीय व्यवसायी नेता को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कुमार मंगलम बिरला के लिए सम्मानित किया गया था। रतन टाटा ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया है? तो रतन टाटा ने इनविक्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में किया है। निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में HSM एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला था? तो रतन टाटा को मिला था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया था? रतन टाटा को सम्मानित किया गया था। टाटा परिवार के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो एस पद्मनाभन के लिए किया गया था। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की सहायता के संबंध में इनमें से कौन भागीदारी है? तो रतन टाटा, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, यानी ये सभी इसके क्या हैं? भागीदारी हैं। निम्नलिखित में से टिस्को के चेयरमैन कौन हैं? तो टिस्को के चेयरमैन वी मुथुरमन। किस कंपनी को CSR की गतिविधियों के लिए 2002-2003 में TERI पुरस्कार किया गया? तो पुरस्कार किसे दिया गया? टिस्को कंपनी के लिए दिया गया। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जागरूकता की दिशा में अहम पहल की? तो जागरूकता की दिशा में अहम पहल टिस्की ने की थी। वर्तमान में विप्रो के संस्थापक हैं? तो विप्रो के संस्थापक ऋषभ प्रेमजी हैं। विप्रो की स्थिरता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण कितने हैं? तो 3 दृष्टिकोण हैं। और निम्नलिखित में से सामाजिक एवं स्थिरता उत्तरदायित्व का दृष्टिकोण है तो क्या है? इसमें उपयुक्त सभी दृष्टिकोण है। निम्नलिखित में से CSR के मॉडल कौन से हैं? तो CSR के मॉडल परोपकारी मॉडल, यूरोपीय मॉडल, भारतीय मॉडल, तो ये सभी CSR के मॉडल हैं। सामाजिक एवं धर्मार्थ गतिविधियाँ किस मॉडल के अंतर्गत संचालित हैं? तो परोपकारी मॉडल के अंतर्गत क्या हैं? ये संचालित हैं। धर्म, रीति रिवाजों तथा परोपकारिता के संबंध में किस मॉडल के अंतर्गत चर्चा की गई है? तो भारतीय मॉडल के अंतर्गत क्या है? चर्चा की गई है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ किसकी कृति है? तो ये है डॉक्टर मुखर्जी की कृति है।
मूल्य शिक्षा के कितने पद होते हैं? मूल्य शिक्षा के 3 पद होते हैं। मूल्य शिक्षा के अंतर्गत कौन सा पद है? तो क्या है? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों ही क्या हैं? इसके अंतर्गत आते हैं मूल्य शिक्षा के। संप्रेषण स्प्रेंगर के अनुसार मूल्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 6 भागों में मूल्यों को विभाजित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष विचार है। धर्मनिरपेक्ष विचार क्या है? मौलिक है। लोकतंत्र के मूल्यों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। मूल्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो अंग्रेजी भाषा से हुई है। इनमें से कौन सा नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य है? उत्तरदायित्व की भावना नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है। किस समिति के द्वारा मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई है? तो इसमें 1929 हर्टांग समिति, 1937 महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, यानी इन सभी के द्वारा मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई थी। मूल्यों की प्रकृति के संबंध में कितने मत प्रचलित हैं? तो इसमें 2 मत प्रचलित हैं। मूल्य इच्छा की पूर्ति है, यह मत किस सिद्धांत को दर्शाता है? आत्मपरक मूल्य सिद्धांत को दर्शाता है। फंडामेंटल ऑफ एथिक्स किस लेखक की कृति है? तो प्रोफेसर अर्वन की। मूल्य नहीं है, मूल्यभूत संप्रत्यय नहीं है। मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानने का सुझाव किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया था। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या है, तो एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या 83 है। सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का संपादन किसने किया? तो वीआर गोयल ने किया था। मूल्य संबंधी पुस्तक का संपादन एनसीईआरटी ने किस वर्ष किया था? 1970 में किया था। सत्यम शिवम सुंदरम कैसा मूल्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम एक धार्मिक लौकिक मूल्य है। गांधी जी ने कितने मूल्यों पर जोर दिया था? 11 मूल्यों पर जोर दिया था। भारतीय संविधान में कितने मूल्यों की बात कही गई है? तो 6 मूल्यों की बात कही गई है। परम पुरुषार्थ मूल्य है, तो मोक्ष परम पुरुषार्थ मूल्य है। जियो और जीने दो कैसा मूल्य है? जियो और जीने दो इसमें सकारात्मक मूल्य है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मूल्य नहीं, यानी सकारात्मक मूल्य है। एनसीईआरटी के पंच मूल्य में नहीं है, तो एनसीईआरटी के पंच मूल्य में धर्मनिरपेक्षता नहीं है। निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित करके मूल्य शिक्षा उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना पर, यानी मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना पर किया जा सकता है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है, तो मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। इसके बाद है यानी मन के विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर्विष्ट करना मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है? नैतिक मूल्यों को। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। मूल्य क्या है? तो मूल्य है विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वही मूल्य है। मूल्यों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मूल्यों को मानक आदर्श के रूप में जाना जाता है। इस रूप में मानक आदर्श के रूप में जाना जाता है। वैश्विक मान्यताएं जो विभिन्न स्थितियों में कार्यों तथा निर्णयों को निर्देशित करती हैं, कौन सी कहलाती हैं? मूल्य शिक्षा कहलाती है। एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की प्रतिबद्धता है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार डॉक्टर कलाम को दिया गया था? तो इसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सभी पुरस्कार क्या हैं? डॉक्टर कलाम को दिए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 थे। कौन से में? ये 11वें राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अब्दुल कलाम द्वारा ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नहीं लिखी गई है, बाकी सब क्या हैं? ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। किस द्वीप का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया? तो व्हील द्वीप ओडिशा के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। एपीजे अब्दुल कलाम जी का सही और पूरा नाम इनमें से कौन सा है? तो इसमें सही नाम अबुल पारिक जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम।
एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में किस रूप में जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट कब स्थापित किया था? इसे 1980 में स्थापित किया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किस जीवनी को भारतीय युवाओं को प्रदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखा है? तो विंग्स ऑफ फायर के अंदाज में लिखा है। इनमें से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है? तो इनमें द गाइडिंग सोल्स नहीं लिखी है, बाकी सब क्या हैं? ये एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई पुस्तक हैं। कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया 2020 यानी ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। दिल का दौरा पड़ने से एपीजे अब्दुल कलाम जी की मृत्यु कब हुई? ये 27 जुलाई 2015 को हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1997 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन पर 26 मई को कौन सा दिवस घोषित किया? तो ये विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। इनमें से किस न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के पीछे डॉक्टर कलाम का बड़ा हाथ था? तो ये हाथ था पोखरण 2। डॉक्टर कलाम ने कौन सी मिसाइल को इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अग्नि और पृथ्वी। डॉक्टर कलाम जी के जीवन में प्रेरित होकर कौन सी बॉलीवुड मूवी बनाई गई है? आई एम कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी किसे अपना मेंटर मानते थे? वे डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपना मेंटर मानते थे। डॉक्टर कलाम को कितनी बार एमटीवी यूथ आइकन चुना गया? तो 2 बार, 2003 और 2006 में चुना गया। भारत का पहला कौन सा स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम को हासिल हुआ? वो था SLV तृतीय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। अब्दुल कलाम को अपने जीवन का प्रथम पारिश्रमिक कैसे मिला? तो नारियल बेचने से मिला था। रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम के विज्ञान के शिक्षक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर थे। निष्ठा और आत्मविश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। निष्ठा और आत्मविश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। डॉक्टर कलाम को ये शब्द किसने कहे थे? ये शिक्षक अन्नादुरै सोलोमन ने कहे थे। डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 1942 में हिंदुओं के रूढ़िवाद के विरुद्ध चलने वाले चर्चित आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले कौन थे? वो पेरियार ईवी स्वामी थे। एपीजे अब्दुल कलाम को इनके पिता क्या बनाना चाहते थे? एपीजे अब्दुल कलाम को इनके पिता कलेक्टर बनाना चाहते थे। डॉक्टर कलाम के अनुसार विज्ञान वृक्ष है तो अध्यात्म क्या है? उसकी जड़ है। यानी विज्ञान वृक्ष है तो अध्यात्म उसकी जड़ है। डॉक्टर कलाम को किस महिला ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो MS सुब्बुलक्ष्मी ने प्रभावित किया। डॉक्टर कलाम का पहला इंटरव्यू कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर कलाम नासा से भारत वापस कब लौटे? ये नवंबर 1963 में लौटे। भारत में रॉकेट विज्ञान के पुनर्जन्म का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। प्रोफेसर विक्रम साराभाई को कलाम किस रूप में जानते थे? तो कलाम एक उद्योगपति वैज्ञानिक के रूप में जानते थे। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का पितामह किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर कलाम को कहा जाता है। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? तो सत्याग्रह का अनिवार्य सिद्धांत कष्ट सहने की अनंत क्षमता, अहिंसा, सत्य, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी। ये तीनों ही यानी ये सभी क्या है? सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है। गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया है? तो इसमें 7 पापों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? तो इसमें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 2 फेफड़ों के रूप में किया था। धन प्रबंधन के यानी धन प्रबंधन के संबंध में गांधी जी दर्शन किस अवधारणा पर आधारित है? ये उपयुक्त सभी धारणा पर आधारित है। यानी सत्य की अवधारणा, अहिंसा की अवधारणा, न्यायशीलता की अवधारणा, न्यायशीलता का दर्शन, इन सभी पर आधारित है। धन तथा धन सृजन
से संबंधित गांधीवाद सिद्धांत किस पर आधारित है? ये ट्रस्टीशिप पर आधारित है। कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, ये गांधी जी के किस दृष्टिकोण पर बल देता है? ये रोटी श्रम अवधारणा पर बल देता है। गांधी जी के अनुसार हिंसा के सार्वभौमिक मूल्य मानवीय मूल्य को किन स्तरों पर विकसित किया जाना चाहिए? ये उपयुक्त सभी यानी अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय सभी स्तरों पर विकसित किया जाना चाहिए। गांधी जी के स्वराज से क्या तात्पर्य है? तो देशवासियों के लिए स्वतंत्रता। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित प्रार्थना गीत किसको समर्पित किया गया था? श्री रामकृष्ण परमहंस को समर्पित किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने किसको शोध और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया? ये जमशेद जी टाटा के लिए प्रेरित किया था। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? तो आधुनिक भारत का निर्माता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा था। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य उपयुक्त सभी यानी जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, मानव निर्माण, ये सभी होने चाहिए। विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? व्यावहारिक वेदांत के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? इसमें क्या आपने ईश्वर को देखा है? यानी स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से सबसे पहले प्रश्न यही पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है, तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ विश्वनाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी है। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये 1902 में हुई थी। किसने कहा कि मैं श्वेत गुरु की भाषा नहीं सीखूंगा? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं श्वेत गुरु की भाषा नहीं सीखूंगा। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में किस दिन संक्षिप्त भाषण दिया था? ये 11 सितंबर 1893 को संक्षिप्त भाषण दिया था। विवेकानंद के शिकागो में अपने भाषण का विषय क्या रखा? इन्होंने अपने भाषण का विषय भारत और हिंदू धर्म रखा था। वीवीओ का पूर्ण रूप क्या है? वीवीओ का रूप वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। इनमें से मानवीय मूल्यों की क्या विशेषताएं हैं? तो सार्वभौमिक या वैश्विक, धर्मनिरपेक्ष, पारिवारिक नैतिकता, यानी ये सभी क्या हैं? मानवीय मूल्यों की विशेषताएं हैं। विभिन्न मानवीय मूल्य अच्छे या सही प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? यानी सकारात्मक भावनाएं, आंतरिक प्रसन्नता, प्राकृतिक स्वीकृति, यानी ये सभी इसकी क्या हैं? अच्छी या सही प्रतीत होती हैं, मानवीय मूल्य हैं। स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जाना जाता है किसे? पावर को जाना जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्वामी विवेकानंद ने किस प्रार्थना गीत की रचना की थी? तो इसमें खंडन भवबंधन गीत की रचना की थी। डॉक्टर कलाम को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिया गया? तो डॉक्टर कलाम को 1881 में पद्म भूषण दिया गया था। डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की सूचना किसने दी? तो ये दी थी प्रोफेसर UR राव के सचिव महादेवन ने सूचना दी थी। नाग परियोजना के लिए डॉक्टर कलाम ने किसका चयन किया? तो नाग परियोजना के लिए NR अय्यर को चयन किया था। डॉक्टर कलाम को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? 1990 में। वर्ष 2002 में भारतीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? लखनऊ में। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत में किस संस्कृति का अभाव है? तो श्रम संस्कृति का अभाव है। बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है? तो बिल गेट्स का पूरा नाम है विलियम हेनरी बिल गेट्स। गेट्स का जन्म कब हुआ था? गेट्स का जन्म 19 अक्टूबर 1955 को हुआ था। गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना कब की थी? 1975 में की थी। गेट्स की वर्तमान यानी 2022 तक कुल संपत्ति क्या थी? यानी इनकी संपत्ति $80 बिलियन थी। गेट्स का पैतृक मूल कौन सा है? तो गेट्स का पैतृक मूल जर्मन है, यानी जर्मन की है ये। बिल गेट्स की माता का क्या नाम है? मैरी मैक्सवेल गेट्स।
और गेट्स का परिवार किस चर्च में नियमित रूप से उपस्थित होता है? तो प्रोटेस्टेंट कांग्रेस नेशनल है। बिल गेट्स के पिता का पेशा क्या है? तो बिल गेट्स के पिता का पेशा है वकील, यानी बिल गेट्स के पिता कौन थे? वकील थे। अल्टेयर 800 के प्रदर्शन के बारे में पढ़ने के बाद गेट्स ने किस कंपनी से संपर्क किया? तो ये MITC से संपर्क किया। गेट्स ने अपना व्यापार नाम माइक्रोसॉफ्ट का पंजीकृत किया था 26 नवंबर 1976 को। गेट्स किस अल्मा मेंटर से संबंधित थे? तो गेट्स वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। गेट्स ने कौन सा कोर्स पूरा किया है? तो गेट्स ने कोई भी, यानी ना कानून का, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी के नाम कोई सा कोर्स पूरा नहीं किया है। इसका सही आंसर डी होगा। गेट्स का वर्तमान धर्म क्या है? तो गेट्स का वर्तमान धर्म रोमन कैथोलिक है। बिल गेट्स की पत्नी कौन है? मेलिंडा फ्रेंच। बिल गेट्स का विवाह कब हुआ? 1 जनवरी 1994 को। निम्न में से कौन सा शीर्षक गेट्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है? इसमें आगे की सड़क। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन। गेट्स फाउंडेशन का नाम क्या है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के पद से कब इस्तीफा दिया? तो इसका इस्तीफा फरवरी 2004 को दिया था। अजीम प्रेमजी अध्यक्ष और CEO हैं किसके? विप्रो के। अजीम प्रेमजी का जन्म कब हुआ? 1945 में। अजीम प्रेमजी का 2013 में सबसे अमीर भारतीयों में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। अजीम प्रेमजी का 9वां स्थान है। और बिजनेस वीक द्वारा अजीम प्रेमजी को किस वर्ष मान्यता दी गई? महानतम उद्यमी के रूप में इनके लिए मान्यता दी थी। किस रूप में? अजीम प्रेमजी का दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में स्थान है, तो इसमें कौन सा स्थान है? दुनिया में 41वां स्थान है। 2000 में अजीम प्रेमजी को किस संस्था द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? ये मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी से सम्मानित किया गया। अजीम प्रेमजी किस वर्ष बिजनेसमैन ऑफ द ईयर घोषित हुए? ये 2000 में घोषित हुए थे। 2001 में अजीम प्रेमजी ने एक गैर लाभकारी संगठन यानी NGO की स्थापना किस नाम से की थी? ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के नाम से की थी। अजीम प्रेमजी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स यानी DLIT द्वारा सम्मानित किया गया? ये किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा इसे DLIT की उपाधि दी गई थी। अजीम प्रेमजी को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इन्हें 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2005 में भारत सरकार ने अजीम प्रेमजी को व्यापार और वाणिज्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस उपाधि से सम्मानित किया था? इसे पद्म विभूषण से। विप्रो ने किस वर्ष IT यानी विप्रो ने किस वर्ष IT में विविधीकरण किया है? 1980 में। इनमें से कौन सा पुरस्कार या सम्मान अजीम प्रेमजी को नहीं मिला है? इसे पद्मश्री पुरस्कार अजीम प्रेमजी को नहीं मिला है। ये क्या है? हमारे मानव मूल्य और पर्यावरण से संबंधित पहली यूनिट के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम सेकंड यूनिट के क्वेश्चन को जानेंगे। धन्यवाद।